गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हमारे हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे आज। पार्ट ऑफ स्पीच जैसा कि हमने 9 में पढ़ा था, पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 टाइप्स होते हैं, लेकिन अब 11 में एक नया टॉपिक हम जानेंगे कि 9 टाइप्स कौन सा है, डिटर्मिनर। जैसे कि आपको पता है टाइप ऑफ स्पीच के टोटल 9 टाइप्स होते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ देयर आर 9 types of part of speech. Number 1 है noun, second pronoun, number 3 verb, number 4 adverb, number 5 adjective, number 6 preposition, number 7 conjunction, number 8 interjection, and the last one is determiner. नाइन्थ क्लास में हमने टोटल 8 टाइप्स पढ़े थे, लेकिन इस बार 11 में नया टॉपिक जानने मिलेगा डिटर्मिनर। आपने पढ़ा था 9th में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। बट अब 11th में हम एक नया टॉपिक जानेंगे डिटर्मिनर। व्हाट इज डिटर्मिनर? डिटर्मिनर के बारे में जानेंगे। देखिए आप डिटर्मिनर का मतलब होता है निश्चित करना। डिटर्मिनर जो वर्ड होता है वो डिटरमाइन वर्ड से बना हुआ वर्ड है, से बना हुआ शब्द है। डिटरमाइनर का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले किया जाता है, जबकि प्रोनाउन से पहले डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं किया जाता है। डिटरमिनर आपको पता है, जैसे डिटरमिनर का मतलब होता है निश्चित करना। डिटरमाइन वर्ड से बना हुआ ये शब्द है। डिटरमाइनर का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले किया जाता है, जबकि प्रोनाउन से पहले इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। अब डिटरमाइनर होता है क्या, डिटरमाइनर के टाइप्स क्या होते हैं वो हम जानेंगे। डिटरमाइनर टोटल 7 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ डिटरमिनर। नंबर 1 है आर्टिकल, नंबर 2 डेमोन्स्ट्रेटिव, नंबर 3 possessiveness, number 4 distributive, Number 5
पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड। नंबर 5 है इंडिफिनिट। नंबर 6 नंबरल। नंबर 7 है क्वालिफायर। डिटरमाइनर के टोटल 7 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन है आर्टिकल, सेकंड डेमोस्ट्रेटिव, पॉजिटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडिफिनिट, नंबरल एंड क्वालिफायर। अब इन हिंदी में जानेंगे तो डेमोस्ट्रेटिव संकेतात्मक कहते हैं इन्हें, पॉजिटिव को संबंधात्मक शब्द कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव को वितरणात्मक, विवरणात्मक, इंडिफिनिट को अज्ञात्मक, नंबरल होते हैं संख्यात्मक और क्वालिफायर होते हैं मात्रात्मक। इस तरह के सारे वर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल हमें ये पता है कि हम मतलब 5th क्लास से पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द। बट हमें ये एंड आर्टिकल के पार्ट होते हैं, हमें इसके टाइप्स पता पहले होने चाहिए। एक्चुअली जो इसके टाइप होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। 2 टाइप्स कौन से होते हैं? तो पहला टाइप होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, और सेकंड होता है डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन का यूज होता है, जबकि डिफिनिट आर्टिकल में द का यूज होता है। ओके, कोई हमसे क्वेश्चन करेंगे आर्टिकल्स कितने होते हैं, तो हमारे आंसर में इस तरह से हमें रिप्लाई देना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट वन इज इंडिफिनिट आर्टिकल, सेकंड वन इज डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल में एन आता है और डिफिनिट आर्टिकल में द आता है। अंडरस्टूड? हम जानेंगे अब इंडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन का यूज होता है। जैसे हमें पता है ए का यूज हमेशा कॉन्सोनेंट से पहले किया जाता है, तो पहले, और एन इसका होता है, एन आर्टिकल होता है वॉवेल से पहले। इंडिफिनिट आर्टिकल्स में जैसा कि हमें पता चला कि इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन का होता है। ए का इसका होता है कॉन्सोनेंट से पहले किया जाता है और एन का वॉवेल से पहले किया जाता है। ये चीज़ कॉमन हो चुकी है। बट अब हमारे जो 11th में हम क्लासेस ले रहे हैं, मतलब जो क्लास हम समझेंगे, वो सिंपल कॉमन चीज़ें कुछ नहीं आएंगी। हमारे जो एग्जाम में सेंटेंस पूछे आते हैं, वो एक सेंटेंस आता है साउंड बेसिस आता है। सेंटेंस पूछा जाता है साउंड बेसिस। अब आप सोचेंगे कि साउंड बेसिस किस तरह के सेंटेंस, किस टाइप के सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो कॉमन चीज़ हो गई है। अब जो 11th में जो सेंटेंस आते हैं आर्टिकल्स के, वो साउंड बेसिस आते हैं। साउंड बेसिस किस तरह के आते हैं तो तुम देखते हैं आप। साउंड बेसिस, साउंड बेसिस फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूं, there is
अब मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिए हैं। चारों एग्जाम्पल में आप सारे वर्ड्स देखेंगे। वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो सारे के सारे वॉवेल है, लेकिन मैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ साउंड बेसिस की बात कर रहा हूँ। साउंड बेसिस में अब एग्जाम्पल में एग्जाम में इस तरह से सेंटेंस आते हैं। एग्जाम में से सेंटेंस आते हैं, तो अब क्या करते हैं बहुत से बच्चे, जैसे हम देखते हैं कि ओ क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल के चलते हम क्या करते हैं इसमें एंड फिलअप करते हैं। इसमें यूरोपियन में ई वॉवेल है तो हम क्या करते हैं एंड, इसमें ओ वॉवेल है तो भी एंड, यहाँ पे यू वॉवेल है तो एंड। बट ये चारों के चारों सेंटेंस आपके रॉन्ग है। मैं बात कर रहा हूँ साउंड बेसिस की। साउंड बेसिस का मतलब ये होता है, जैसे इसको पढ़ते कैसे हैं, 1 रुपी नोट। कैसे पढ़ते हैं इसको, 1 रुपी नोट। 1 में मतलब होता है व जो होता है वो किसमें आता है, कॉन्सोनेंट में आता है। तो साउंड में जो मतलब आपको लेटर पे ना जाकर के इसमें उस वर्ड के साउंड पे जाना है आपको। जो साउंड में पढ़ते कैसे 1 रुपीस, तो 1 रुपये में व जो आता है वो किसमें आता है, कॉन्सोनेंट में आता है। तो कॉन्सोनेंट में आने के चलते यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आर्टिकल आएगा। सेम वही चीज इसमें, जैसे इसको पढ़ते कैसे यूरोपियन पढ़ते हैं, तो यूरोपियन में जो य साउंड आ रहा है वो भी कॉन्सोनेंट में आता है। तो कॉन्सोनेंट में आने के चलते यहाँ पे भी क्या आएगा, अ। सेम वही चीज 1 रुपी, सॉरी 1 आई मैन था, तो 1 में जो व था तो मैंने ए लगाया। सेम वही चीज इसमें, जैसे 1 रुपी वो साउंड आ रहा है, साउंड के चलते यहाँ पे फिर ए आर्टिकल आएगा। उसको पढ़ते हैं यूनिक थिंग, यूनिक का यू य आ रहा है, ये उसके चलते यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आर्टिकल आएगा। तो आपके आंसर सारे सब में कौन सा आर्टिकल आएगा, गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर की वीडियो सीरीज़ में आज हम जो डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड का कैसे निकालते हैं। हमको अभी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या पढ़ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बाकी है, लेकिन उसके पहले आपको ऑक्सीकरण अंक के आधार पर भी ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। तो हमको ऑक्सीकरण अंक निकालना आना चाहिए, तो हम इजीली किसी का भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होता तो हम बता सकते हैं। तो आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी कोई भी कंपाउंड है उसमें से किसी तत्व का अगर हमको ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो हम कैसे निकालें। तो इसके कुछ नियम हैं, रूल्स हैं, वो एक एक करके आप लिखते जाएं, या आपके बुक में हैं तो आप बुक से उसको लिख लें अपनी नोटबुक में। सबसे पहला नियम है कि अगर कोई फ्री स्टेट में यानी मुक्त अवस्था में कोई भी अगर तत्व हैं तो उनका ऑक्सीकरण अंक हम 0 गिनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में अगर कोई है मुक्त अवस्था में या फ्री स्टेट में, जैसे Cl2, कोई भी सारे हेलोजन दे सकते हैं आप, Cl2, H2, कोई भी जैसे में कोई भी जो मेटल हैं अलग से भी हों तो भी हम, वैसे तो हम उनका +1 अगर एल्कली मेटल में गिनेंगे तो उनका हम प्लस में गिनेंगे। बाकी N2, Cl2 ये फ्री, O2, H2, Cl2, O2, Br2, I2 फ्री जो एलिमेंट्स हैं उनका हम P4, S8। अगर कोई फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट हैं तो उनका ऑक्सीकरण हम क्या गिनते हैं, अंक 0 गिनते हैं। अब आपको ये हो रहा है कि ये तो मैडम क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, ये फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का अपर रूप होते हैं बेटा, और फॉस्फोरस इस रूप में पाया जाता है। ये देखिए आप आराम से, फॉस्फोरस का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो यहाँ होता है, यहाँ पे 60 डिग्री का उसका एंगल होता है, और जो सल्फर होता है वो अपने क्राउन शेप का होता है, S8। ये देखिए ये क्राउन शेप का होता है।
अगर किसी भी रिएक्शन में ये लिखे हुए हैं अलग से तो हम उनका ऑक्सीकरण अंक कितना गिनेंगे? 0। ठीक है ना, ये फर्स्ट आपका पॉइंट आपको लिखना है कि कोई भी फ्री स्टेट में कोई तत्व हैं उनका ऑक्सीकरण अंक या अपर रूप के रूप में है तो उनका ऑक्सीकरण अंक हम कितना गिनते हैं? 0। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है आपका वो है एल्कली मेटल, क्षार धातुएं। क्षार धातुएं एस ब्लॉक की फर्स्ट ए वर्ग की धातुएं हैं, उनका अगर हमको ऑक्सीकरण अंक लिखना है, जैसे हाइड्रोजन पूरा सब केस, ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक इसीलिए बताई कि आप इजीली उनको लर्न कर सको। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब के अगर ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो इनका ऑक्सीकरण अंक हम कितना मानेंगे? +1। ये अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो आप किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अंक नहीं निकाल सके, तो आपको ये लर्न करने हैं, याद करने हैं। तीसरा है यानी ये क्षार धातुओं का ऑक्सीकरण अंक हम कितना गिनते हैं? +1। ये क्षार धातु है। दूसरा है क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं भी हमने पढ़ी है। एल्कली अर्थ मेटल्स कौन कौन सी हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना गिनते हैं हम? अगर हमको ऑक्सीकरण अंक निकालना होगा, अगर किसी भी रिएक्शन में ये किसी के साथ कंपाउंड के फॉर्म में है तो हम इसको क्या लिखेंगे? इनका ऑक्सीकरण अंक कितना गिनेंगे? +2 गिनेंगे। चौथा अगर हम किसी भी अभिक्रिया में अगर हैलोजन प्रेजेंट है, हैलोजन कौन कौन से बेटा? फ्लोरीन है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ये हैलोजन है, लेकिन अगर ये हैलोजन फ्री स्टेट में है, अभी देखिए ऊपर लिखे मैंने और अभी ये नीचे लिखे, अगर ये इस स्टेट में है तो 0 गिनने, लेकिन अगर ये हैलाइड्स के फॉर्म में है, हैलाइड्स मतलब किसी के साथ कंपाउंड के फॉर्म में है, ये देखिए आप किसी के साथ कंपाउंड के फॉर्म में है, जैसे NaCl, अगर ये हैलाइड्स के फॉर्म, हैलाइड्स का मतलब होता है कि उन पर माइनस चार्ज हो, सॉल्ट के रूप में है और लवण के रूप में हो, तो उनका हम क्या गिनते हैं? -1। जैसे Cl, F, Br, I, इन सब का हम कितना गिनेंगे? -1। ये ध्यान रखना, अगर ये इस स्टेट में होंगे अकेले तो हम क्या कितना गिनेंगे? 0। अगर ये किसी के साथ जुड़े हुए हैं यानी कि ये सॉल्ट के फॉर्म में हैं तो हम कितना गिनेंगे? -1। ये आपको नंबर लर्न करना है, जब मैं निकालूंगी तो आपको समझाऊंगी। अब है हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन अकेला है, जैसे H2 के फॉर्म में है तो हम 0 गिनेंगे, लेकिन अगर ये किसी के साथ है तो मैंने अभी बताया था हम कितना गिनेंगे? +1। लेकिन अगर ये हाइड्राइड्स के फॉर्म में है, अगर हाइड्रोजन हाइड्राइड्स यानी कि ये हाइड्रोजन इन धातुओं के साथ, क्षार धातुओं या क्षारीय मृदा धातुओं के साथ यौगिक के रूप में हो। अब देखिए फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन किसके साथ? हाइड्राइड्स के फॉर्म में, जैसे NaH, MgH2, यानी ये हाइड्रोजन ने इसके साथ और इसके साथ क्या कर लिया? रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? हाइड्राइड्स। तो 5वां पॉइंट, अगर हाइड्रोजन हाइड्राइड्स के फॉर्म में है, हाइड्राइड्स के फॉर्म में है तो हम कितना गिनेंगे? -1। NaH, LiH, KH, RBH, BeH2, CaH2, SrH2, BH, कोई भी अगर हाइड्रोजन क्षार या क्षारीय मृदा धातुओं के साथ यौगिक बनाती हैं तो हम उसको क्या गिनते हैं? -1। और
अगर यूँ नहीं कि इसकी संयोजकता 2 है तो आप -2 गिन लोगे, -1 ही गिनेंगे। छठा पॉइंट है ऑक्सीजन। अभी आपने देखा अगर ऑक्सीजन फ्री है, स्टेट में है, तो हम कितना गिनेंगे? 0। लेकिन अगर वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में है तो हम कितना गिनते हैं? ये देखिए आप, जनरली हम ऑक्साइड्स के फॉर्म में होंगे तो ऑक्सीजन का कितना गिनेंगे? -2। जैसे MgO ना, CaO, कुछ भी हो तो उसमें हम ऑक्सीजन को कितना गिनेंगे? -2। लेकिन ऑक्साइड अगर परऑक्साइड्स के रूप में हो, अगर ऑक्सीजन किस रूप में हो? परऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे परऑक्साइड्स, 7 पॉइंट परऑक्साइड्स के रूप में। ये देखिए, अगर परऑक्साइड्स के फॉर्म में हो तो हम ऑक्सीजन का कितना गिनते हैं? -1। ये केवल नियम है, इजीली जब मैं निकालना सिखाऊंगी तो आप अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी केवल हम नियम पढ़ रहे हैं कि कब किसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर ऑक्सीजन किसी मेटल के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि उससे कम विद्युतीकरण तत्व के साथ जुड़ी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या गिनेंगे ऑक्सीजन का? -2। लेकिन अगर वो परऑक्साइड के फॉर्म में है तो हम क्या गिनेंगे? -1। फिर है 8वां, किसी भी यौगिक का जो कुल ऑक्सीकरण अंक होता है वो 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा जैसे NaCl। अब इसका कुल ऑक्सीकरण अंक 0, क्यों? Na का कितना होता है? +1, और ऑक्सीजन का कितना होता है? -1। तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस कितना हो गया? माइनस। तो कितना हो जाएगा? ये माइनस और ये प्लस, यानी किसी भी यौगिक का कुल ऑक्सीकरण अंक हम क्या होता है? 0। तो आपका 8वां पॉइंट हो गया कि किसी भी यौगिक का कुल ऑक्सीकरण अंक, यौगिक का कुल ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? यानी टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0। तो किसी भी कंपाउंड का कुल ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या कैलकुलेट करोगे? 0। फिर है 9th। ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। 9th में आपको, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है तो जो वर्ग संख्या है, किसी भी वर्ग संख्या आपको ध्यान रखना है। क्षार धातुओं को वह क्या मानेंगे हम? 1। क्षारीय मृदा धातुओं को हम क्या मानेंगे? 2। पी ब्लॉक को हम मानेंगे 13 से 18 तक, है ना, तो उसको हम 3 से। तो n से n-8 तक जो उनका ऑक्सीकरण अंक होता है वो n से n-8 तक हो सकता है। वो मैं आपको समझाऊंगी जब ऑक्सीकरण अंक हम निकालेंगे। n से n-8 तक हो सकता है, यानी कि ऑक्सीकरण अंक बदलता रहता है। यूँ नहीं कि Cl किसी का भी, जैसे Cl का भी अपन ने मैंने बताया था हेलोजन का क्या होता है? माइनस, लेकिन ये प्लस में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? n से n-8 तक हो सकता है। देखिए आप, जैसे वर्ग 13 के तत्व, वर्ग 13 के तत्व कौन कौन से होते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, कोई भी ले लो आप, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी केवल समझाने के लिए कि इसके आउटर मोस्ट में कितने सेल होते हैं? 13 है, मतलब बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। 14वें वर्ग है, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। 15वें वर्ग के तत्व हैं तो उनके बाहरी कोश में 5। 16वें वर्ग के तत्व हैं तो बाहरी कोश में कितने? 6। और अगर 70वें वर्ग के तत्व हैं तो उनके बाहरी कोश में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी मैंने एक समझाने के लिए ये 13 और ये ले लो, जैसे 14वें वर्ग का कार्बन, 15वें वर्ग का नाइट्रोजन, 16वें वर्ग का हम क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन, और 70वें वर्ग का फ्लोरीन, और 18वें वर्ग में तो क्या होता है? हीलियम, ठीक है ना। अब आप यहाँ से जितनी वर्ग संख्या उसका क्या मान लो? नंबर n, यानी 13वें वर्ग का कितना हो गया? n बराबर 3। 14वें में कितना हो गया? 4।
15वें में कितना हो गया 5, 16वें में कितना हो गया 6, 17वें में 7, यानी n से n-8 तक होता है। अगर यहाँ पे कोई भी तत्व हैं तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है वो n से n-8 तक हो सकती है। अब यहाँ n मतलब 3 और n-8 यानी कितनी हो सकती है -5 तक। -8 में से +3 घटाओ तो क्या होता है -5, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है बदल सकती है। दूसरा है जैसे 4, अब देखो 14वें वर्ग जैसे कार्बन है, कार्बन की +4 है, n नंबर कितना हो गया 4, आप इजीली समझ सके वर्ग संख्या 14, यानी n को कितना मानेंगे 4, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बदल सकती है। ये हम और बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वर्ग संख्या कितनी 14 यानी 4, और इसको n को कितना मानेंगे 4, यानी 4 और उसको 4 को -8 से, यानी कि +4 से -4 तक कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है। +4 +3 +2 +1 है ना, फिर 0 -1 -2 -3 -4, इतनी ऑक्सीकरण अवस्था कार्बन की हो सकती है। ठीक है ना, तो किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था उसकी वर्ग संख्या से क्या होती है -8 तक हो सकती है। नाइट्रोजन कौन से वर्ग का तत्व है 5वें वर्ग 15वें वर्ग का, तो 15वें वर्ग का तत्व है, मतलब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बताए मैंने, जितना वर्ग संख्या उसके उतने इलेक्ट्रॉन मान लो। इसके बाहरी कोश में 3, इसमें 4, इसमें 5, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई 5, n को कितना मानेंगे 5, तो +5 से फिर इसको करेंगे तो 8 में से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 3 तक, यानी +5 +4 +3 +2 1 0 -1 -2 और -3 तक हो सकता है। यानी कि इस वर्ग के जो तत्व हैं वो +5 से -3 तक ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकते हैं। तो ठीक है ना। फिर है वर्ग 16, वर्ग 16 में जैसे कोई भी ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है ना। ऑक्सीजन का तो वैसे हम क्या गिनते हैं -2 गिनते हैं, और परऑक्साइड दूसरा ले लो, सल्फर ले लो। जैसे सल्फर ऑक्सीजन के बाद क्या है सल्फर है, ऑक्सीजन के अधिक विद्युत ऋणी तत्व हैं, इसीलिए ऑक्सीजन का हम क्या गिनते हैं -2, ये अभी आपको मैं बताऊंगी। तो इसका कितना हो गया +6 क्योंकि सल्फर के बाहरी कोश में कितने 6 हैं, ठीक है ना। तो अधिकतम कितनी हो सकती है +6, और +6 से +5 +4 +3 +2 +1 है ना 0, और कितनी हो सकती है -2 तक, यानी +6 से -2 तक सल्फर अपनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। जो हैलोजन है, क्लोरीन वगैरह हैं, इनके आउटर मोस्ट में कितने, अब आ गए अपन 70वें वर्ग में, 70वें वर्ग के बाहरी कोश में कितने 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये +7 से, अब -8 में से गए तो 1 ही बचा, +7 से कितनी दिखा सकते हैं -1 तक, यानी कि जो हैलोजन है वो +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 0 और -1 तक दिखा सकते हैं। हम वैसे तो इनकी कितनी गिनते हैं -1, लेकिन अगर इनसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व जुड़े हों तो ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था किससे दिखाते हैं n से n-8 तक शो कर सकते हैं, यानी ऑक्सीकरण अवस्था बदल भी सकती है, प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। केवल आपको ऐसा है ऑक्सीजन फ्लोरीन ऐसा तत्व है जो क्या है हमेशा -1 ही दिखाता है, क्योंकि उसकी विद्युत ऋणता क्या है सबसे अधिक है। तो जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व हैं उसकी ऑक्सीकरण अवस्था माइनस में होती है, और जो उससे कम विद्युत ऋणी तत्व हैं या ठीक है ना उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है प्लस में होती है। ठीक है, तो किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अंक n से n-8 तक हो सकता है। ये आपके फिर जो उपसह संयोजक यौगिक होते हैं, उपसह संयोजक यौगिक का मतलब है कोई बॉक्स में यौगिक है। अगर कोई उपसह संयोजक यौगिक का मतलब होता है संकुल यौगिक, ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगी।
संकुल यौगिक पे जो बॉक्स पे चार्ज होता है वो उसके कुल ऑक्सीकरण अंक के बराबर होता है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है FeCN6-4, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण अंक कंपाउंड का कितना है? -4। यानी कि संकुल यौगिक पे संकुल पर लिखा जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो उसके ऑक्सीकरण अंक के बराबर होता है। ये कुछ और हम जो अधातुएं हैं, हाइड्रोजन वगैरह हैं, इनके हम पढ़ेंगे। तो इसके अलावा आपको मैं और बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो मुक्त अवस्था में हैं उनका हम क्या गिनते हैं? 0, क्षार धातुओं का +1, क्षारीय मृदा धातुओं का +2, हैलाइड्स का यानी हेलोजन का हम कितना गिनते हैं? -1। ऑक्सीजन का क्या गिनेंगे? ऑक्साइड के फॉर्म में होगा तो -2। लेकिन अगर ये परऑक्साइड के रूप में होगा तो क्या गिनेंगे? -1। और अगर ये फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ है, फ्लोरीन O2F2, यानी ये ऑक्सीजन अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन के साथ जुड़ा है तो +1 और +2 भी दिखाता है। तो ये उसके अकॉर्डिंग है कि वो कौन सा तत्व किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग भी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकलती है। किसी भी यौगिक का कुल ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? 0। यानी कुल ऑक्सीकरण अंक हमेशा हम किसके बराबर लिखते हैं? 0 के बराबर। और किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अंक मैंने अभी बताया n से n-8 तक होता है। इसके अलावा भी आपको ये टेबल तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा भी आपको थोड़े से अगर कंपाउंड हैं तो उनको भी हम लर्न कर सकते हैं, तो इजीली हम ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं। ये केवल अभी नियम पढ़े हैं हमने। इन नियम के अलावा हम क्या हैं? ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था एसआई सिस्टम, और एसआई सिस्टम में हमने देखा था जैसे कि लेंथ का जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमने बनाया था वो मीटर बनाया था, और मीटर की डेफिनेशन को हमने लास्ट क्लास में समझा था। और हमने जो मास का जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया था वो क्या बनाया था? किलोग्राम, और जिसका सिंबल क्या है? केजी। और इसके लिए जो हमने जो डेफिनेशन बनाई थी, और उस डेफिनेशन में हमने जो हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट लिया था, यानी हमने क्या किया था? प्लेटिनम इरिडियम का एक टुकड़ा ले लिया और आज से उसको हमने क्या बोल दिया? 1 kg। क्यों बोला? क्योंकि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमारा ऐसा मेजरमेंट होना चाहिए जिसकी लेंथ है या फिर जिसकी जो कंडीशन है वो समय के साथ, टाइम के साथ, जैसे कि हम कह सकते हैं टाइम के साथ, या किसी भी फिजिकल कंडीशन लाइक जैसे टेम्परेचर है या प्रेशर है, के कारण वो उसका जो मेजरमेंट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना चाहिए। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो मास के लिए जो हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया, यानी यूनिट जो बनाई वो क्या बनाई? किलोग्राम, और जिसका सिंबल क्या है? केजी। और उसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमने किससे बनाया था? तो प्लेटिनम इरिडियम से बनाया था। और प्लेटिनम इरिडियम से बनाने के पीछे का कारण क्या था? क्योंकि प्लेटिनम इरिडियम का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और अगर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा इसका मतलब प्लेटिनम इरिडियम के ऊपर जंग नहीं लगता, और जंग लगने से क्या होता है? उसकी साइज, उसका जो वेट है, उसका जो मास है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि बहुत सी कंडीशन में इंक्रीज भी होता है। तो प्लेटिनम इरिडियम का ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसका मतलब इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा, या और इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो मास के लिए हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या बनाया? किलोग्राम बनाया, कि प्लेटिनम इरिडियम के टुकड़े को हमने लिया और उसको हमने हाथ से बोल दिया वो क्या होगा? 1 kg। और सभी कंट्रीज में हमने फैला दिया कि ये जो टुकड़ा है, ये जो मास है, इसको आज से हम क्या बोलेंगे? 1 kg। अब नेक्स्ट हमारा जो हम कर रहे थे, और लास्ट क्लास में हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था? टाइम के बारे में था, और उसके बाद जो टाइम खत्म हो गया था तो हमारे इसके बारे में रह गया था। तो टाइम का जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमने क्या बनाया? सेकंड बनाया, और उसका जो सिंबल रखा हमने क्या रखा? एस। अब टाइम के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करने, क्योंकि आप लोगों ने ये चीजें सारी पढ़ी नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो टाइम का जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो पुराने टाइम से बना हुआ था। जैसे हमने देखा था CGS के अंदर भी टाइम का जो स्टैंडर्ड था वो सेकेंड था,
ठीक है। एफपीएस के अंदर भी हमने क्या देखा था, एफपीएस के अंदर जो टाइम का स्टैंडर्ड मेजरमेंट था वो सेकंड था। इसके बाद एमकेएस के अंदर भी क्या था, जो टाइम का स्टैंडर्ड मेजरमेंट था वो क्या था, सेकंड था। यानी जो सेकंड जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमने बनाया, जो यूनिट टाइम का हमने जो बनाया वो पहले से चलता आ रहा है, यानी हमारे पूर्वजों के टाइम से चलता आ रहा है। हमने 1971 में जो जनरल कॉन्फ्रेंस में इसका जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया वो कंट्रोवर्सी के तहत बनाया। किसकी एक कंट्रोवर्सी हुई और उस कंट्रोवर्सी को सुलझाने के लिए हमने नया एक तरह का स्टैंडर्ड हमने बनाया। और वो स्टैंडर्ड हमने क्या बनाया, जैसे कि पहले जमाने में जो टाइम का जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट था वो सेकंड था। और सेकंड को कैसे मेजर करते थे कि जैसे कि वो जो पुराने लोग क्या करते थे कि जैसे कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, सनराइज होता है ईस्ट से और जो सनसेट होता है वो कहां पर होता है, वेस्ट में होता है। तो सन के यहां से यहां आने के टाइम को जो पूर्वजों ने यानी पुराने लोगों ने कितना बोला था, 24 आवर। कितना बोला, 24 आवर। अब इस 24 आवर के 24 टुकड़े कर दिए तो हमको क्या मिला, 1 आवर। ठीक है, इस 1 आवर के हमने कितने टुकड़े कर दिए, 60 टुकड़े कर दिए तो हमको क्या मिला, 1 मिनट। अब इस 1 मिनट के भी हमने कितने टुकड़े कर दिए, 60 टुकड़े कर दिए तो हमको क्या मिला, 1 सेकेंड। क्या मिला, 1 सेकेंड। तो हम पहले जो पुराने जमाने में जो टाइम को मेजर करते थे, जो टाइम का स्टैंडर्ड मेजरमेंट था हमारा 1 सेकेंड, वो किसके बेस पे था कि जो सनराइज होता है वो ईस्ट से होता है और ईस्ट से वेस्ट में जाने में जो समय लगा उसको हमने क्या बोला, 24 आवर, यानी 1 दिन। ठीक है, और उसी के हिसाब से हमने 1 सेकेंड बनाया हुआ था। पर जैसे ही आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमको हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट लेंथ का भी हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण हमने क्या किया था, चेंज किया था। वैसे वैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड में है, जैसे कि ये 2 पॉइंट है आकाश में, मैंने 2 पॉइंट बना दिए। ये लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि जैसे कि आकाश में हमने ये 2 पॉइंट बना दिए और हम यहाँ पर खड़े, यहाँ से कोई एरोप्लेन जा रहा है और इस एरोप्लेन को इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने के लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो उसको हमने कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया कि जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, चालू हुआ ये कि आगे बढ़ना, कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको जाना है, हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और जैसे कितना हुआ, 10 हुआ और ये यहां पर पहुंच गया। यानी हमने बोला कि 10 सेकंड में, यानी इस एरोप्लेन को यहां से यहां जाने में कितना समय लगा, तो 10 सेकंड लगा। कितना लगा, 10 सेकंड। अब हमने क्या किया कि हम एक ट्रेन लाए और उस ट्रेन को इस डायरेक्शन में मोशन कराया, एरोप्लेन के डायरेक्शन में ही हमने ट्रेन को भी मोशन कराया और उस ट्रेन के ऊपर हम बैठ गए। ठीक है, एरोप्लेन भी चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है। फिर हमने टाइम को कैलकुलेट किया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एरोप्लेन को जाने में कितना समय लगा, तो हमने 1 2 3 4 करके गिना, तो हमने देखा कि जैसे एरोप्लेन यहां से इस पॉइंट जाने में उसको जो टाइम लगा वो कितना लगा, 12 सेकेंड। यानी जो हमारा टाइम जब हम खड़े थे, स्टैटिक कंडीशन में थे, एट रेस्ट कंडीशन में थे, तब हमने टाइम कितना कैलकुलेट किया था कि 10 सेकंड में ये यहां से यहां तक पहुंच जाता है। और जब जैसे हम भी मोशन में आ गए, हमारे पास भी क्या आ गई, स्पीड आ गई, और जैसे हमारे पास स्पीड आई और हमने टाइम को कैलकुलेट करना चाहा तो टाइम कितना होगा, 2 सेकंड इंक्रीज हो गया। यानी जो एरोप्लेन यहां से यहां कितने 10 सेकंड में जाता था वो अब कितने सेकंड में जा रहा है, 12 सेकंड में जा रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने हमारी ट्रेन को इधर शिफ्ट किया और ट्रेन को मोशन कराया एरोप्लेन की अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे कि एरोप्लेन ऐसे आ रहा है और हम ट्रेन के ऊपर बैठ के ऐसे जा रहे हैं, और हमने ट्रेन के ऊपर बैठ के फिर टाइम को कैलकुलेट किया कि एरोप्लेन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना समय लगा, तो हमने फिर टाइम को कैलकुलेट किया और हमने देखा कि जैसे ही एरोप्लेन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचता है और तो उसको कितना टाइम लगता है, तो उसको टाइम लगता है 8 सेकंड। कितना लगता है उसको टाइम, 8 सेकंड। तो जब हम स्टैटिक कंडीशन में थे या हम कह सकते हैं रेस्ट कंडीशन में थे, तब हमने देखा कि 2 पॉइंट के बीच में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया एरोप्लेन ने उसको कितना टाइम लगा, 8 सेकंड। जैसे हम भी मोशन में आ गए, हमारे अंदर भी स्पीड आ गई, ठीक है, और हमने टाइम कैलकुलेट किया तो कितना क्या, 12 सेकंड। ठीक है, थर्ड कंडीशन में हमने एरोप्लेन की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट किया और फिर टाइम कैलकुलेट किया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने के लिए एरोप्लेन को कितना टाइम लगा, तो हमने देखा कितना लगा, 8 सेकंड। यानी हर बार टाइम क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। जब एरोप्लेन की डायरेक्शन में हम मोशन करते हैं तो टाइम क्या हो जाता है, 2 सेकंड इंक्रीज हो जाता है, और एरोप्लेन की अपोजिट डायरेक्शन में हम जब मोशन करते हैं तो जब टाइम क्या होता है, 2 सेकंड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या हम मान लेते कोई ऑब्जेक्ट नहीं, अगर हम स्पीड में है तो हम टाइम को सही से कैलकुलेट नहीं कर सकते।
अगर हम स्पीड में है तो हम टाइम को सही से कैलकुलेट नहीं कर सकते। और हम जानते हैं कि हम कहां पर है, अर्थ पर है। कहां पर है, अर्थ पे। अर्थ कौन सा मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, यानी अर्थ के पास क्या है, अपनी कुछ स्पीड है। अगर अर्थ के ऊपर हम है तो हम भी क्या है, एक स्पीड में। ठीक है, तो अगर हम स्पीड की कंडीशन में है तो हम टाइम को सही कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अगर हम अर्थ पे ही है तो अर्थ पे है जैसे, तो हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि अर्थ पे सारी चीजें स्पीड के अंदर है। ठीक है, तो हम टाइम का कैलकुलेशन करेक्ट कर सकते हैं। पर अगर हमें, जैसे हम मार्स मिशन करते हैं, ठीक है, हम मून मिशन करते हैं, तो हम जानते हैं कि अगर अर्थ से कोई भी मिसाइल है या कोई भी जो भी प्लेन है हमारे पास, वो मून पे जा रहा है, तो हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो अर्थ के हिसाब से करते हैं कि इसको यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा। और हमने टाइम दे दिया कि जैसे 2 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे। पर यहां पर जो हमने कैलकुलेट किया टाइम, वो अर्थ के रोटेशन के हिसाब से किया। इस टाइम को इफेक्ट किसने किया, अर्थ के रोटेशन ने इफेक्ट किया। पर हम जानते हैं कि मून पर टाइम कैसा चल रहा है, अलग चल रहा है, क्योंकि मून का रोटेशन का पीरियड कैसा है, स्पीड कैसी है, अलग है, रोटेशन का पीरियड अलग है, तो मून पे टाइम कैसा होता है, अलग होता है। तो हमने प्रेडिक्शन किया कि 2 दिन में जो हमारी मिसाइल है वो मून पे पहुंच जाएगी। पर हमने देखा कि 2 दिन में नहीं, 2 से 10 दिन भी हो सकते हैं और 1 दिन में भी पहुंच सकती है। तो टाइम का कैलकुलेशन सही से नहीं होगा। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि अगर हम स्पीड में होते हैं तो हम टाइम का मेजरमेंट सही से नहीं कर सकते। तो हमने हमारा जो स्टैंडर्ड था टाइम का, जो पुराने जमाने से चलता आ रहा था कि और जो सन है वो ईस्ट से वेस्ट में जाएगा, तो उस टाइम को हम 24 आवर बोलेंगे। और उस 24 के 24 टुकड़े करेंगे तो 1 आवर बोलेंगे। उस 1 आवर के 60 टुकड़े करेंगे तो हम 1 मिनट बोलेंगे। और उस 1 मिनट के भी 60 टुकड़े करेंगे तो हम 1 सेकंड बोलेंगे। तो वो जो हमारा मेजरमेंट था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अर्थ के लिए वो मेजरमेंट वैलिड है, पर अर्थ के बाहर के लिए वो मेजरमेंट वैलिड नहीं है। तो उसके लिए हमने एक नया मेजरमेंट किया, और वो उस नए मेजरमेंट के लिए हमने लिया सीजियम। सीजियम करके एक मटेरियल है, ठीक है, वो लिया और उसका एक एटम लिया जिसका एटॉमिक वेट कितना है, 133, यानी 133 जिसका एटॉमिक वेट है, ऐसा सीजियम का एक एटम लिया और उससे हमने हमारा टाइम का स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया। तो हमने कैसे बनाया उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो जैसे कि कोई ये एक एटम है, एटम के पास ये क्या न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते, ठीक है, और हर एटम के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, अलग अलग ऑर्बिट होती है, हर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, इस ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसके पास कुछ एनर्जी है। इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास भी कुछ एनर्जी है। अगर इस ऑर्बिट में रोटेशनल मोशन कर रहा है तो इसके पास भी क्या है, कुछ एनर्जी है। पर एनर्जी का लेवल क्या है, डिफरेंट है। अगर यहां पर मोशन कर रहा है तो उसको इतना पाथ कवर करना, यानी एनर्जी ज्यादा चाहिए। यहां पर उससे कम एनर्जी और यहां पर इससे कम एनर्जी, यानी ये हायर लेवल ऑर्बिट है, ये लोअर लेवल है, यानी इससे थोड़ा कम है, और ये क्या है, इससे कम है, यानी ये हायर लेवल कह सकते हैं, और ये जो ऑर्बिट है ये क्या है, लोअर एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जैसे ही कोई एटम है, इस एटम के ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस पाथ में घूम रहे हैं। अब हर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकते। ठीक है, तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर से हिट किया, बाहर से हमने क्या किया, इसको हीट किया। जैसे हम हीट करेंगे इसके पास एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, जिसको आप आगे की क्लासों में डिटेल से पढ़ोगे। ठीक है, अभी आपको समझना थोड़ा बहुत सीजियम के बारे में, इसलिए हम इस टॉपिक को लिया है। ठीक है, तो जैसे हमने हीट किया इसके पास एनर्जी आ गई। जैसे ही एनर्जी आएगी ये इस ऑर्बिट में रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इस ऑर्बिट में रहने के लिए इसको कैसी एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए। और जैसे ही हमने हीट किया इसके पास एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा हो गई। तो जैसे ही एनर्जी ज्यादा होगी ये क्या करेगा, इस ऑर्बिट को छोड़ के दूसरी ऑर्बिट में चला गया। तो मान लिया हमने कि ये इस ऑर्बिट में चला गया। जैसे ही इस ऑर्बिट में जाएगा, इस ऑर्बिट में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे ही इस ऑर्बिट में इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो ये क्या करेगा, अपनी ऑर्बिट में वापस आएगा। और जैसे ही अपनी ऑर्बिट में वापस आएगा तो इस ऑर्बिट में रहने के लिए इसको एनर्जी कैसी चाहिए, कम चाहिए। और हमने जैसे इसको हीट किया था इसके पास एनर्जी कैसी आ गई थी, ज्यादा आ गई थी। तो जो ज्यादा एनर्जी इसके पास है वो एनर्जी इसको क्या करनी पड़ेगी, एमिट करनी पड़ेगी, यानी वो एनर्जी इसको निकाल देनी पड़ेगी। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से वापस अपनी ऑर्बिट में आता है तो एक्सीलरेट होता है, या हम कह सकते हैं वाइब्रेट होता है। क्या होता है, एक्सीलरेट होता है और वाइब्रेट होता है। और जैसे ही वो एक्सीलरेट होगा वो एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
किसके अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म के अंदर वो क्या करेगा? एनर्जी को एमिट करेगा और वो एनर्जी हमारे हमसे टकराएगी, हमारे हाथ पे टकराएगी, हमारे मुंह पे टकराएगी, हमारे बालों पे टकराएगी और वो एनर्जी हमारी आंखों पे भी टकराएगी। और जैसे ही वो एनर्जी हमारे आईज के अंदर जाती है, कहां पर जाती है? हमारी आईज के अंदर जाती है, रेटिना से टकराती है और रेटिना से वो एनर्जी इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू कहां जाती है? ब्रेन में जाती है और ब्रेन के अंदर हमारे सेंसेशन होते हैं और हमारे ब्रेन ने उस एनर्जी को सेंस किया और बोला कि सामने से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। कौन सी लाइट है? तो येलो लाइट है, ब्लू लाइट है। तो वो एनर्जी हमारे ब्रेन में गई, जो एनर्जी इसने एमिट की वो एनर्जी हमारे ब्रेन में गई, ब्रेन ने उसको सेंस किया और बोला कि वो क्या आ रही है? लाइट आ रही है। कौन से कलर की लाइट? तो वो आ रही है ब्लू कलर की लाइट, कभी येलो की आएगी, कभी ग्रीन की आएगी, कभी रेड कलर की लाइट आएगी। तो हमने क्या देखा कि ये एक्सीलरेशन हो रहा था और इसकी एक्सीलरेशन की अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। तो उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसने एनर्जी एमिट की। तो वो जो एनर्जी एमिट की वो एनर्जी कैसी? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो उसका कलर चेंज होगा, अगर कलर चेंज होगा तो वो लाइट क्या होगी? चेंज होगी। जैसे कि कोई एक एटम है जिसका इलेक्ट्रॉन है, उसने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी F1 की लाइट को एमिट किया, ठीक है। तो उसको कलर को हमारे ब्रेन ने सेंस किया ब्लू। क्या सेंस किया? ब्लू। अब दूसरा कोई एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी एमिट की वो हमारी आईज में गई और हमारे ब्रेन ने सेंस की और वो जो एनर्जी थी उसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी थी? F2 थी और उस फ्रीक्वेंसी का जो कलर जो था वो क्या था? रेड था। यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट आएगी तो उनका कलर कैसा होगा? डिफरेंट होगा। तो ये क्या है? हमने कैसे कि लाइट बनती कैसे, इस चीज को हमने समझा। अब एक चीज समझना आप कि जैसे कि ये एक स्टैंड है, यहां से हमने एक लेंथ ले ली, एक रोड लटका दी और उस लोड से हमने क्या? पेंडुलम लटका दिया, ठीक है। अब ये जो सरफेस है वो कैसी? रिजिड है यानी टाइट है, ये यहां से हिलेगा नहीं। अब इस पेंडुलम को हमने थोड़ा डिस्प्लेस कराया, एक्स डिस्प्लेस कराया और यहां पर लाके हमने इस पेंडुलम को यहां पर लाए, इस पेंडुलम को, और जैसे ही यहां पर लाए और यहां पर लाके इस पेंडुलम को हमने फ्री कर दिया। जैसे ही हम फ्री करेंगे वो पेंडुलम कहां पर आएगा? यहां पर आएगा और यहां पर आके क्या रुक जाएगा? तो वो पेंडुलम यहां पर आके रुकेगा नहीं और वो पेंडुलम कहां पर आएगा? यहां पर आएगा और फिर यहां से वापस यहां पे जाएगा और यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से, यानी कौन सा मोशन करेगा? टू एंड फ्रो का मोशन करेगा, जिसको हम कहते हैं कि पेंडुलम क्या हो रहा है? ऑसिलेट हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑसिलेट हो रहा है। तो हमने देखा कि जैसे हमने पेंडुलम को यहां लाके छोड़ा और जैसे यहां लाके इसको फ्री किया और उसको यहां पर आने में जो टाइम लगा उस टाइम को हमने बोला 1 सेकेंड। क्या बोला हमने? उस टाइम को 1 सेकेंड। तो उस टाइम को हमने मेजर किया तो इस पेंडुलम को यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड लगा। अब इस पेंडुलम को मैंने और डिस्प्लेस कर दिया और इसको यहां पर लाके फ्री किया। जैसे ही मैंने यहां पर लाके फ्री किया और इसको यहां से जैसे फ्री किया तो ये जो मीन पोजीशन पर वापस आएगा, तो मीन पोजीशन पर वापस आने में इसको समय लगा, तो हमने वॉच में देखा और इस समय को हमने मेजर किया। तो यहां से भी यहां आने में इसको टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। यानी हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे इस पेंडुलम को x डिस्प्लेस कराता हूं तो यहां से वापस मीन पोजीशन पर आने में इसको टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड लगा। अगर इसको डिस्प्लेसमेंट मैंने 2x कर दिया तो यहां से जैसे मैंने फ्री किया तो यहां से भी वापस आने में इसको कितना लगा? 1 सेकेंड लगा। और मैंने और ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया और यहां से फ्री किया तो यहां से आने में भी इसको मीन पोजीशन पर आने में कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। और मैंने इसको बहुत कम क्या किया? डिस्प्लेस कराया इतना, तो यहां से इसको यहां आने में भी उसका टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। यानी अलग अलग रीडिंग लेके हमने देखा कि हर बार जब जैसे हम पेंडुलम को फ्री डिस्प्लेस करा के फ्री करेंगे वो वापस मीन पोजीशन पर आने में इसको टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। इसका मतलब इसका जो ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन करता है? ये 1 ऑसिलेशन करता है। तो हर मटेरियल का हर मटेरियल की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और वही फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। यानी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इसने कितने ऑसिलेशन किए वही क्या होती है? इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो हर मटेरियल की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशन की कि वो 1 सेकेंड में इतनी बार ऑसिलेशन करेगा और वो जो ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही उसका कलर क्या करती है? डिसाइड करती है। वो लाइट कौन सी कलर की होगी? ब्लू कलर की होगी या रेड कलर की होगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा
कि अगर इसको ज्यादा डिस्प्लेस कराए तो भी यहां आने में 1 सेकेंड, कम डिस्प्लेस कराए तो भी यहां आने में क्या, तो 1 सेकेंड। तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, तो इस मोशन को आप अभी 11th के आगे की जो चैप्टर है उनके अंदर पढ़ोगे, तो इस मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, या हम कह सकते हैं टू एंड फ्रो का मोशन। तो ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, ये जो पार्टिकल, ये जो पेंडुलम है, ये जो ऑसिलेट कर रहा है, तो इसकी ऑसिलेट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी हमने बोला कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। कितनी है, 1। यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने इसके, तो 1 सेकेंड में जितने भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन होंगे वही क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो हर मटेरियल, अगर ये मटेरियल है जिसकी ये जो पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, तो अगर इसकी लेंथ को और अगर इसके मटेरियल को अगर मैं चेंज नहीं करूंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हर मटेरियल की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर इस जो पेंडुलम है इसकी लेंथ को मैंने 2L कर दिया, बढ़ा दिया इसकी लेंथ को, तो ये जो 1 सेकेंड में यहां से वापस आ रहा था वो 1 सेकेंड में वापस नहीं आएगा, उससे कम टाइम भी हो सकता है और उससे ज्यादा टाइम भी हो सकता है। तो जब तक हम इसकी लेंथ और इसका मटेरियल चेंज नहीं करेंगे तब तक इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक सीजियम का एक एटम लिया, सीजियम का एक एटम लिया और जिसके इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, हिट किया, जिसके इलेक्ट्रॉन को हमने हिट किया और हिट करा के हमने देखा कि इतने ऑसिलेशन जितने टाइम में होंगे, अब इसको हम बोल भी नहीं सकते, ये मिलियंस बिलियंस में वैल्यू है, ठीक है। तो इतने ऑसिलेशन जितने टाइम में होंगे उसको हम आज से क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड। तो सीजियम एटम लिया जिसका जो एटॉमिक वेट है वो कितना है, 133 है, और उसको हमने क्या किया, उसके इलेक्ट्रॉन को हमने हिट किया और उसके इलेक्ट्रॉन को जैसे हमने हिट किया, इलेक्ट्रॉन ने कौन सा मोशन स्टार्ट कर दिया, ऑसिलेटरी का मोशन स्टार्ट कर दिया, यानी उसके अंदर क्या स्टार्ट हो गए, ऑसिलेशन स्टार्ट हो गए, वाइब्रेशन स्टार्ट हो गए। तो हमने देखा कि इसके अंदर ये जो वाइब्रेशन है, ये इतने वाइब्रेशन जितने टाइम में होंगे उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड। और इसी सीजियम का जो एटम लिया हमने 133 वाला, उस एटम को या इस सीजियम का ये जो प्रिंसिपल हमने बनाया इसको हमने बोला सीजियम क्लॉक। क्या बोला हमने, सीजियम क्लॉक। तो सीजियम क्लॉक के अंदर इतने वाइब्रेशन में जितना टाइम लगेगा उसको हम आज से क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड। और इसी से हमने क्या बनाया, हमारा टाइम का स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड क्या होता है, सीजियम वॉच में सीजियम एटम के अंदर जो वाइब्रेशन होते हैं, इतने वाइब्रेशन में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड, ठीक है। बाकी का जो भी है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने सेल वॉल के बारे में स्टार्ट किया था, हमने सेल के बारे में पढ़ लिया था, इसके बाद सेल वॉल के बारे में हमने स्टार्ट कर दिया था और आपने देखा भी होगा कि सेल वॉल होती क्या है। जैसे आपके जो सेल होती है उसका जो आउटरिंग कवरिंग होता है वो क्या होता है, सेल वॉल होता है। और मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल जो होती है वो एनिमल के अंदर क्या होती है, एनिमल के अंदर एब्सेंट होती है। आपको ये ध्यान रखना है, एनिमल के अंदर एब्सेंट होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक के अंदर। और प्रोकैरियोटिक में भी हमने बात की थी कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उसमें से एक्सेप्शन जो था वो था आपके माइकोप्लाज्मा का। किसका, माइकोप्लाज्मा, जो स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, उसके अंदर सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक के अंदर किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसके बाद प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर मैंने आपको बताया था सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, इसके बाद H2O, लिपिड्स और आपके बहुत सारे मटेरियल जो कंबाइन होकर ये बनी होती है। और इसके बाद सेल्यूलोज की हमने बात की थी, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार डिस्क्रिप्शन में कि सेल्यूलोज जो होता है वो किससे बना होता है और कैसा बना होता है। ये हमने डिस्कस तो किया था लेकिन कंप्लीटली मैंने आपको बताया नहीं था कि ये कैसा होता है। लेकिन आपको याद रखना है जो सेल्यूलोज होता है वो 6000 डी ग्लूकोज से बना होता है। 6000 जो डी ग्लूकोज होते हैं, जो मैंने आपसे बात भी की थी, डेक्स्ट्रोरोटरी होते हैं, ठीक है। तो जो 6000 डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो मिलके कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल बनाते हैं। कितना बनाते हैं, एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल, सेल्यूलोज मॉलिक्यूल, ठीक है। एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल हो जाएगा, मतलब आपका ये एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल जो है वो कितने ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है, 6000 ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है। मतलब ये सारे बहुत सारे यूनिट होंगे इसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, यानी ये 6000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, आपका एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसके बाद फिर आपको ध्यान रखना है कि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मिसल्स बनाते हैं।
क्या बनाते हैं, मिसल्स बनाते हैं। और ये मिसल्स की हमने जब बात की थी तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक मिसल्स बन रहा है वो कितने सेल्यूलोज मॉलिक्यूल कंबाइन होकर बनता है। ये 100 सेल्यूलोज मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक मिसल्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। मतलब इनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा होगा और इसके अंदर कितने सेल्यूलोज मॉलिक्यूल होंगे, इसके अंदर मॉलिक्यूल होंगे कितने, 100 सेल्यूलोज मॉलिक्यूल होंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे 100 इसके अंदर क्या हो जाते हैं, सेल्यूलोज मॉलिक्यूल मिलके कंबाइन होके एक मिसल्स बनाते हैं। मतलब एक मिसल्स बनने के लिए कितने सेल्यूलोज मॉलिक्यूल चाहिए, तो हमको चाहिए 100 मॉलिक्यूल, और इससे क्या बनेगा, आपका एक मिसल्स बनेगा। अब ये यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि जो एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल है वो किससे बना हुआ है, 6000 डी ग्लूकोज से। मतलब इसके अंदर 6000 डी ग्लूकोज भी है और वो 100 यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 6000 डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके क्या बना रहे हैं, आपका एक मिसल्स बना रहे। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल बना, इसके बाद एक मिसल्स बना, तो एक मिसल्स बनने के लिए कितने चाहिए, 100 सेल्यूलोज मॉलिक्यूल चाहिए। इसके बाद आपका क्या बनेगा, ये जो मिसल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स। ये क्या बनाएंगे, माइक्रोफाइब्रिल्स, ये बनाते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स, ये बनाएंगे माइक्रोफाइब्रिल्स। अब ये कितने मिसल्स मॉलिक्यूल मिलके माइक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं, तो 20 मिसल्स मिलके क्या बनाएंगे, आपके माइक्रोफाइब्रिल्स बनाएंगे। मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये थोड़ा और बड़ा होगा और इसके अंदर क्या होंगे, मिसल्स मॉलिक्यूल होंगे, और उन मिसल्स मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, सेल्यूलोज मॉलिक्यूल होंगे, और उन सेल्यूलोज मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज होगा। तो ये बहुत सारे क्या होंगे, यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। और आपका जो एक मिसल्स मॉलिक्यूल है, यानी ऐसे कैसे 20 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, माइक्रोफाइब्रिल्स बना लेंगे। और फिर बाद में ये जो 20 माइक्रोफाइब्रिल्स है वो आगे बढ़कर क्या बनाते हैं, मैक्रोफाइब्रिल्स। जो आपके सेल वॉल होती है, मेन स्ट्रक्चर जो सेल वॉल का यानी सेल्यूलोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, मैक्रोफाइब्रिल्स, यानी ये हो जाएगा आपका मैक्रोफाइब्रिल्स, ये हो जाएगा मैक्रोफाइब्रिल्स। और ये मैक्रोफाइब्रिल्स कब बनते हैं, जब 250 माइक्रोफाइब्रिल्स यानी 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर क्या बनाते हैं, आपके मैक्रोफाइब्रिल्स बनाने का काम करते थे। इसका स्ट्रक्चर कुछ लार्ज होगा और इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, माइक्रोफाइब्रिल्स होंगे। तो आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी किताब के अंदर दे रखा है, इसलिए मैंने इसको वापस रिवाइज कर दिया। लेकिन मैंने आपको सीधे ही बता दिया था सेल्यूलोज मॉलिक्यूल के बारे में, लेकिन डिस्क्रिप्शन ज़्यादा दे रखा है, मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया कि जो आपका सेल्यूलोज मॉलिक्यूल होता है वो बना कैसे होता है। जो आपका सेल्यूलोज होता है वो 6000 डी ग्लूकोज से बना होता है, यानी डेक्स्ट्रोरोटरी ग्लूकोज से। उसमें 6000 डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं आपस में, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और इनका मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर बॉन्ड कौन सा होता है, ये आपके दे नहीं रखा है, लेकिन आपको बॉन्ड ध्यान रखना हमेशा कि जब ग्लूकोज जुड़ता है उसके बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, ये बॉन्ड आगे भी आएगा जब आप न्यूक्लियर मटेरियल के बारे में पढ़ते हो। तो ये बॉन्ड होता क्या था, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये क्या होता है, कंबाइन होते हैं। इनसे जुड़ने से क्या बनेगा, आपका एक सेल्यूलोज मॉलिक्यूल बनेगा। अब ये जो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल होता है वो कितने 100 कंबाइन होके क्या बनाते हैं, आपके एक मिसल्स बनाते हैं। इसके बाद ये जो मिसल्स होता है उसमें से क्या होता है, 20 मिसल्स आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाएंगे, आपका माइक्रोफाइब्रिल्स बनाएंगे। और ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं वो 250 कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मैक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं। इससे आपका एक पूरा सेल्यूलोज मॉलिक्यूल कंबाइन होकर आपके सेल वॉल में पार्टिसिपेट करेगा और सेल वॉल बनाने का काम करेगा। लेकिन आप जानते हो कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, तो एक तो सेल्यूलोज से, और सेल्यूलोज के बारे में हमने देख लिया ये किससे बना होता है। इसके बाद इसके साथ क्या जुड़ा होता है, हेमीसेल्यूलोज, जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हेमीसेल्यूलोज। और हेमीसेल्यूलोज के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि हेमीसेल्यूलोज क्या क्या होता है। तो एक होता है इसके अंदर गैलेक्टोज, ये किससे बना होता है, गैलेक्टोज, क्योंकि ये क्या हेट्रोपॉलीमर है तो इसके अंदर गैलेक्टोज होता है, आर्बिनोज होता है, गैलेक्टोज होता है, आर्बिनोज होता है, मेनोज होता है, इसके बाद जाइलोज होता है। इसके बारे में हमने डिस्कस कर ली थी। और ये क्या है, एक हेट्रोमोलिक्यूल है। इसके बाद इसके साथ क्या जुड़ा होता है, तो पैक्टिन, इसके साथ क्या होता है, पैक्टिन होता है। वो पैक्टिन भी कंबाइन होकर क्या बनाता है, आपके सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है। मतलब अकेला सेल्यूलोज नहीं होता। जब भी हम पढ़ते हैं तो प्लांट सेल वॉल की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। कभी कभी ये भी कहते हैं प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से भी सॉरी बनी होती है। और जो आपका ये पैक्टिन होता है, पैक्टिन क्या होता है, ये होता है गैलेक्टोरोनिक एसिड और ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड,
ये दोनों एसिडिक कंपाउंड होते हैं, एक तो गैलेक्टोरोनिक एसिड और ग्लूकोरोनिक एसिड, यानी ये भी क्या हो गया, हेट्रोपोलीमर हो गया। ठीक है, हेट्रो का मतलब मैंने आपको बता दिया था और होमो का मतलब भी मैंने आपको बता दिया था। जो पैक्टिन होता है वो गैलेक्टोरोनिक एसिड और ग्लूकोरोनिक एसिड से मिलकर बना होता है। इसके बाद इसके अंदर वाटर का कंटेंट भी होता है, और ये ध्यान रखना वाटर का कंटेंट ही सबसे ज़्यादा होता है। इसमें ना तो सेल्यूलोज ज़्यादा होता है ना हेमीसेल्यूलोज ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा वाटर ही होता है। इसके बाद आपके जो हमने पढ़ा कि जैसे H2O, पैक्टिन, इसके बाद इसके अंदर कुछ ऑयली कंपाउंड भी होते हैं, यानी आपके लिपिड्स। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर होते हैं लिपिड्स, और प्रोटीन कंपोनेंट भी इसके अंदर प्रेजेंट होते थे, हो गया आपका लिपिड्स। इसके बारे में हमने डिस्कस कर ली थी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है और ये स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सेल्यूलोज मॉलिक्यूल होता है वो 6000 डी ग्लूकोज, सेल्यूलोज मॉलिक्यूल, मिसल्स, माइक्रोफाइबल्स एंड मैक्रोफाइबल्स। इसके बाद आपके हेमीसेल्यूलोज का कंपोनेंट पैक्टिन, इनका कंपोनेंट भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपके एक सिंपल डिस्क्रिप्शन के आपका जो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल होता है वो किससे बना होता है। आज हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको मैंने पहले बता दिया है कि सेल वॉल प्लांट के अंदर किससे बनी होती है, हमने बात कर ली सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन वगैरह। इसके बाद फंजाई के अंदर मैंने बात की थी तो आपको बताया था ये किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक में पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर ली थी। लेकिन ये सेल वॉल होती कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल आज जो पढ़ेंगे हम वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो जैसे हम बात करें सेल वॉल की, तो एक कंप्लीट में आपको बेसिक एक बार स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो सबसे पहले होता है यहाँ पे आपके एक मिडल लेमेला प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, मिडल लेमेला। पहले मैं नमिंग कर लेता हूँ, इसके बाद इसके डिस्कस करेंगे हम मिडल लेमेला। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मिडल लेमेना। इसके बाद स्टार्ट होती है आपकी यहाँ पे, ये होगी आपकी प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या होगी आपकी प्राइमरी सेल वॉल, और यहाँ पे हो जाएगी फिर से प्राइमरी सेल वॉल। तो ये दो प्राइमरी सेल वॉल क्यों, क्योंकि आपकी जो मिडल लेमेला होती है वो क्या होती है, दो एडजेस्टेंट सेल होती है। एडजेस्टेंट सेल मतलब जो पास वाली जो सेल है वो आपस में जिससे जुड़ी रहती है, वो किससे जुड़ती है, मिडल लेमेला से, विद द हेल्प ऑफ मिडल लेमेला। और मिडल लेमेला का काम ही होता है कि दो एडजेस्टेंट सेल वॉल को आपस में जोड़े रखना। तो ये क्या होगी आपकी सेल ए, और ये क्या होगी सेल बी। आपकी दो सेल्स हैं यहाँ पे, सेल ए और सेल बी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि प्राइमरी सेल वॉल यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा, और हम आउटर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी मिडल लेमेला। इसके बाद ये होगी आपकी सेल बी और ये सेल ए। इसमें जो फर्स्ट लेयर होती है मिडल लेमेला के बाद जस्ट जो स्टार्ट होती है लेयर, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल। अब हमने बात की थी कि जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, डेड होती है। तो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है इसके अंदर, अब इसके तीन पार्ट होते हैं मेनली। तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो लिविंग की तरह बिहेव करती है। अब लिविंग की तरह बिहेव क्यों करती है उसका भी रीजन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये कंप्लीट एक सेल है, यहाँ पे दूसरी सेल है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, आपकी मिडल लेमेला। एक्ट एज ए ग्लू लाइक और बाइंडिंग सब्सटेंस विच एड बिटवीन टू एडजेस्टेंट सेल्स, मतलब जो पास वाली सेल्स होती है उनको जोड़ने का काम करती है। ये हो जाएगी आपकी प्राइमरी सेल वॉल। इसके बाद जो आती है वो होती है सेकेंडरी सेल वॉल। कौन सी, सेकेंडरी सेल वॉल। ये कंटिन्यूस नहीं होती है, इनके बीच में गैप प्रेजेंट होता है। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, गैप प्रेजेंट होता है। आपको ये ध्यान रखना है गैप किस लिए होता है, और ये भी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे होगी आपकी ये सेकेंडरी सेल वॉल। ये हो जाएगी सेकेंडरी सेल वॉल दोनों तरफ। आपकी जो दोनों सेल्स बनी हुई है उनके बाद में होती है सेकेंडरी सेल वॉल। और जो आपकी सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है उसके भी तीन पार्ट होते हैं, मतलब ये तीन लेयर से मिलके बनी होती है, यानी S1, S2 और S3, तीन लेयर से मिलके बनी होती है। ये होगी आपकी S1, ठीक है। इसके बाद आ जाएगी यहाँ पे S2, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगी S3। ये होगी आपकी S2, और इसके बाद इसी से अटैच होती है आपकी S3, और ये सेकेंडरी सेल वॉल का ही पार्ट होती है तीनों तीन। लेकिन इनका जो ओरिएंटेशन होता है, मतलब ये जैसे बनी होती है वो तीनों एक ही टाइप की होती है, इनका ओरिएंटेशन क्या होता है, अलग अलग होता है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि S1, S2 और S3 ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, आपके सेकेंडरी सेल वॉल। यानी ये तीनों मिलके क्या बना रही है, आपकी सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये हो जाएगी आपकी सेकेंडरी सेल वॉल या सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। और ये ऐसी कैसी यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है सेल बी में, यानी ये हो जाएगी आपकी सेल बी। इसके अंदर भी प्रेजेंट होती है आपकी सेकेंडरी सेल वॉल।
तो ये हो जाएगी आपकी सेकेंडरी सेल वॉल। लेकिन ये जो S1, S2 और S3 यानी ये सेकेंडरी सेल वॉल के ही पार्ट है और इनका क्या होता है, ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, इसलिए इनको S1 और S2 और S3 में डिफरेंशिएट किया जाता है। मतलब तीनों एक ही टाइप के नहीं होते और ओरिएंटेशन मतलब इनकी जो बनावट होती है, मतलब इनके अंदर जो माइक्रोफाइब्रिल्स और मैक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो ओरिएंटेशन होता है, मतलब जो बनावट होती है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। मतलब किसी में पैरेलल होगी, किसी में वर्टिकल होगी, तो किसी में पैरेलल और वर्टिकल दोनों मिक्स होगी। बस आपको यही ध्यान रखना है, ओरिएंटेशन की वजह से इनका नाम S1, S2 और S3 रखा जाता है। इसके बाद हमने बीच में गैप छोड़ा है और गैप आपको पता हो कि दोनों तरफ ऑपोजिट साइड में एक ही जगह पे, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गैपिंग यहाँ पे आ रही है तो दूसरे वाले के यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे ये बंद है, ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं। यहाँ पे क्लोज नहीं है सिस्टम, दोनों तरफ जो बनी हुई है, मतलब दोनों तरफ गैप क्या है, ऑपोजिट है एक दूसरे के। मतलब ये सेल बी और सेल ए का जो गैप बना हुआ है सेकेंडरी सेल वॉल से, वो क्या है, दोनों के एक दूसरे से ऑपोजिट है। इस गैप को क्या कहते हैं यहाँ पे, पिट, इसको कहा जाता है पिट। आपको ये ध्यान रखना है पिट होता क्या, क्योंकि पिट भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल पिट और बॉर्डर पिट। और ये क्या काम करते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको डायग्राम का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये चीज़ें हमको पढ़नी है। इसके बाद हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि बना किससे होता है वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी सेकेंडरी सेल वॉल। इसके बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं, पिट कहते हैं। और पिट के बीच में जो मेम्ब्रेन बनती है, मतलब मेम्ब्रेन यानी आपकी जो प्राइमरी सेल वॉल और मिडिल लेमेला मिल के जो मेम्ब्रेन बना रही है, मतलब मेम्ब्रेन वाला पार्ट यानी ये जो ओनली ये वाला पार्ट, इसको अलग से मार्किंग कर देते हैं। ये ओनली ये वाला जो पार्ट है यानी जहाँ पे पिट प्रेजेंट है उसके बीच में जो प्राइमरी आपकी वॉल है और आपकी जो मिडिल लेमेला है उसके बीच वाला जो पार्ट होता है, मतलब वो जो मेम्ब्रेन बना रही है उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, पिट मेम्ब्रेन। और ये पिट मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, परमिएबल होती है। क्या होती है, परमिएबल, पिट मेम्ब्रेन। अब ये परमिएबल क्या होता है, तो आपने कभी सुना होगा कि सेल के बारे में और मेम्ब्रेन के बारे में जब पढ़ते हैं तो दो वर्ड आते हैं, एक होता है परमिएबल, दूसरा होता है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। एक होता है आपका परमिएबल, दूसरा होता है सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल, और तीसरा होता है इम्परमिएबल, इम्परमिएबल। अब ये होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, लेकिन आपने पहले पढ़ भी रखा होगा और आपको पता भी होना चाहिए। अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ें है क्या। परमिएबल का मतलब होता है ऐसी मेम्ब्रेन जिससे कोई भी कंपोनेंट या कोई भी सब्सटेंस, जैसे वाटर है, वाटर के अलावा भी अदर सब्सटेंस जो न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं वो इजीली क्या हो सकते हैं, उस मेम्ब्रेन से क्रॉस हो सकते हैं। तो उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, परमिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, परमिएबल। मतलब एक चलनी की तरह काम नहीं करेगी, वो क्या करेगी, जितने भी मटेरियल है वो सीधे आर पार हो सकते हैं। मतलब H2O भी जा सकता है, वाटर भी आपका जा सकता है, उसके बाद मिनरल न्यूट्रिएंट कोई भी सब्सटेंस है किसी को रोकने का काम नहीं करेगी। उसके कॉन्टेक्ट में जैसे ही कोई भी सब्सटेंस आया वो इजीली क्या हो जाएगा, उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा। तो उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, परमिएबल। इसके बाद दूसरी होती है सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल। अब ये क्या होता है, तो सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है हाफ, ऐसा काम करेगी जो परमिएबल की तरह भी बिहेव करती है और इम्परमिएबल की तरह भी बिहेव करती है। इसका मतलब होता क्या है, तो सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल जो होती है आपकी मेम्ब्रेन, वो क्या काम करती है, जो सेलेक्ट करती है कंपोनेंट को। मतलब उसका काम होता है एक ऐसी लेयर जो न्यूट्रिएंट आपके चाहिए सेल के लिए, मतलब जो न्यूट्रिएंट आपके सेल की आवश्यकता है, एक प्रकार से जो न्यूट्रिएंट सेल के अंदर जाने चाहिए और जो फायदेमंद है वही अंदर जाते हैं। यानी एक चलनी की तरह बिहेव करेगी। जो आपकी चलनी आती है छानने की, उसमें क्या होता है, जैसे ही हम पानी डालते हैं तो जो भी मतलब ऐसे कंपोनेंट है एक्स्ट्रा जैसे डस्ट वगैरह, वो क्या हो जाते हैं, वो चलनी के ऊपर रह जाते हैं और बाकी सारा मतलब प्योर वाटर आपके नीचे आ जाता है, मतलब फिल्टर होके नीचे आएगा। ये फिल्ट्रेशन का भी काम करती है। मतलब जो कंपोनेंट या मिनरल न्यूट्रिएंट आपकी सेल को चाहिए वही उस सेल के या उस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जा सकते हैं, वरना ये अंदर नहीं जा सकते। मतलब ये सेलेक्ट करने का काम करती है। जो रिक्वायरमेंट है सेल की और जो अंदर जाने चाहिए वही कंपोनेंट अंदर जाते हैं, और जो भी सेल से रिलेटेड कंपोनेंट भी नहीं है या फायदेमंद नहीं है वो ऑटोमेटिकली बाहर ही क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। तो वो सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल कहलाती है। इसके बाद होती है आपकी इम्परमिएबल। अब ये इम्परमिएबल क्या होता है, इम्परमिएबल का मतलब होता है एक ऐसी लेयर, मतलब ऐसी लेयर भी होती है जो न तो परमिएबल होती है न ही सेमी परमिएबल होती है। वो क्या काम करती है, किसी भी कंपोनेंट को अंदर न तो जाने देती है और न ही बाहर आने देती है। ऐसी भी लेयर होती है, जैसे आपकी सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो वास्तव में वो एक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ही काम करती है। मतलब किसी भी कंपोनेंट को अंदर आने देती नहीं है, क्योंकि वो डेड होती है कंप्लीटली, क्योंकि उसके अंदर क्यूटिन होता है, लिग्निन होता है,
हमने पढ़ा था ये क्यूटीन लिग्निन क्या होता है और सुबेरिन होता है, और ये तीनों एक साथ नहीं होते, ये जो कंपोनेंट होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं। तो डिपॉजिट होने की वजह से क्या होता है, ये डेट की तरह बिहेव करती है और वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। लेकिन हम समझते हैं कि क्यूटीन, सुबेरिन या लिग्निन एक प्रकार से नेगेटिव है, नेगेटिव कंपोनेंट है। ये क्या फायदा करते हैं ये, लेकिन ये प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होते हैं। इनका एक अपना फंक्शन होता है और ये प्लांट को एडवर्स कंडीशन में भी जिंदा रखने का काम करते हैं। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि सेकेंडरी सेल वॉल फंक्शन क्या करती है। ये क्या होगी, इम्परमेबल होगी। इसके बारे में जितना भी है, जैसे सेकेंडरी सेल वॉल, इसके बाद टर्शियरी भी आती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें लगभग हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हम आने वाले हैं 3.2 पर। तो 3.2 से पहले कुछ जो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ जैसे हम बात करते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स और जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, तो हमने बात करी थी साइन के कर्व की, कॉस के कर्व की। जैसे जैसे एंगल में वेरिएशन आता है वैसे वैसे उनकी वैल्यूज़ में वैल्यू आता है। सम टाइम पॉजिटिव वैल्यूज़ आती है, सम टाइम नेगेटिव वैल्यूज़ आती है। जैसे हम साइन के कर्व की बात करते हैं तो साइन का कर्व आपका कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है 0 पाई, दिस इज़ 2 पाई। अब आपको रेडियंस आई थिंक समझ में आने लगे होंगे। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, दिस इज़ योर 360 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होता है 0 पाई एंड 2 पाई पर, 0 पाई एंड 2 पाई पर जो आपका साइन का वैल्यू होता है, इन वैल्यूज़ पर व्हेन योर थीटा इज इक्वल टू 0 पाई एंड 2 पाई, एट दैट टाइम साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसी के आगे अगर ये कंटिन्यू होता है, और ये चीज़ होती भी है, जैसे जैसे ये इट्स लाइक इन लूप, पूरा एक साइकिल चलता है। इट इज़ एन कंप्लीट साइकिल 0 से 2 पाई तक। फिर अगेन ये साइकिल आगे रिपीट होता है और ये आगे चलता रहता है जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है। दिस इज़ 2 पाई, तो दिस शुड बी 3 पाई। ये 3 पाई है तो दिस शुड बी 4 पाई। अब इसके बाद जो है पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड दिस इज़ 4 पाई, इन सब में तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 पाई, 4 पाई, इन सभी पर साइन थीटा का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है और ये आगे चलता रहता है। तो वी कैन से दिस थिंग कि व्हेन योर थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तब तो 0 मिलेगा ही। जब थीटा हमारा n पाई है, n कुड बी एनी इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नेगेटिव में भी चलेगा क्योंकि दिस इज थिंग, ये पूरा साइकिल है, ये 0 से माइनस पाई, दिस इज -2 पाई, पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई। तो यहाँ पर n आपका कोई ना कोई इंटीजर रहेगा। इट कुड बी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, नंबर्स जो आपके होते हैं 0 1 2 3 4, एंड नेगेटिव में पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0। तो कोई भी आपका इंटीजर यहाँ पर हो तो उस कंडीशन में हम कहेंगे लाइक 1 2 3। जो इंटीग्रल नंबर्स होते हैं आपके, फ्रैक्शंस यहाँ नहीं चलेंगे। उसके लिए फॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो साइन n पाई इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से हमारा कॉस का साइकिल भी रहता है, एक पर्टिकुलर साइकिल रहता है जिसमें पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सब पर अलग अलग वैल्यूज़ हमको मिलती है। अब जो हम देखेंगे दैट इज़ कॉस का कर्व। कॉस के कर्व में क्या होता है कि ये तो हो गया n पाई का। अब इसमें क्या बचा हुआ है, दैट इज़ जो हाईएस्ट वैल्यू मिलती है विच इज़ π/2 पर या फिर 3π/2 पर। यहाँ पर मिलता है -1, यहाँ पर मिलता है जो पिक्स होते हैं, यहाँ पर इसका जो हाईएस्ट पिक होता है इस पर मिलता है 1, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है। तो जिसका वैल्यू है साइन थीटा का वैल्यू वेरी करता है 0 से लेकर के 1 के बीच में, एंड सम टाइम तो यहाँ पर नेगेटिव में भी इसकी वैल्यूज़ चलती है, साइन की वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि लोएस्ट जो इसका वैल्यू जाता है -1 जाता है। तो इसका जो वैल्यू है वेरी करता है -1 से 1 के बीच में। इट कुड बी -1, उसके बाद के जितने भी नंबर्स हो सकते हैं वो -1 से 1 के बीच में, और इसमें -1 भी वैल्यू होता है, 1 भी वैल्यू होता है। यहाँ ये जो क्लॉज इंटरवल है इसका मतलब है
यहाँ पर आपका जो साइन थीटा का वैल्यू आता है दैट इज़ -1 से 1 के बीच में। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक साइकिल की अगर अपन बात करें तो हाईएस्ट वैल्यू 1, लोएस्ट वैल्यू -1, इससे लो कहीं पर भी नहीं जा रहा। तो ये क्लोज इंटरवल, इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं जब इनको लार्ज ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो दिस इज़ क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब ये है कि साइन थीटा का वैल्यू -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इसके बीच के जो नंबर्स है 0 और क्या बनता है इसका, इसमें हाफ भी आता है और 0 भी आता है, -½ लाइक पॉजिटिव हाफ, और बीच में और भी नंबर्स आते हैं 1/√2 और ये। तो ये इसका रेंज है -1 से लगा करके 1 के बीच में इसका वैल्यू वैरी करता है, क्योंकि इसके बीच में सारे नंबर्स आ गए, 1 भी है, 0 से 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आ गए जो इसमें वेरिएशन आता है। इसके बाद जो है कॉस थीटा में भी सेम चीज़ रहती है। अब π/2 में हम देखते हैं कि 1 वैल्यू मिलता है। तो हमने देखा कि साइन π/2 पर, साइन 90 डिग्री पर हमको वैल्यू मिल रहा है +1, ठीक है। फिर जब हम नीचे आते हैं यहाँ पर नेगेटिव में, तो ये दिस इज़ योर 270 डिग्री, जिसको हम लिखते हैं साइन 3π/2 दैट इज़ -1, ठीक है। फिर और आगे चलते हैं, तो जब हम इसको लेते हैं साइन, दिस इज 3π/2, फिर यहाँ पर ये कवर किया, फिर यहाँ पर बनेगा 5π/2, ये आता है। फिर 5π/2 पर हमको मिलता है पॉजिटिव का 1। तो ये जो चीज़ चलती रहती है 1 -1 1 -1, फिर 7π/2 पर हमको मिल जाता है -1। तो कहने का मतलब ये तो तय है कि π/2 पर वैल्यूज़ हमको 1 मिलनी है। व्हेनेवर यहाँ पर जो मल्टीपल होता है हमारा 2n+1, इसको लिखते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जब भी मिलेगा, 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, उनकी वैल्यूज़ 1 मिलेगी, पॉजिटिव मिलनी है या नेगेटिव मिलनी है। क्वाड्रेंट से हम लोग चेक कर लेंगे, क्वाड्रेंट क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगी। और वन मोर थिंग, अल्टरनेट चलता है 1 -1 1 -1, तो 1 5, फिर नेक्स्ट इज 9π/2, तो इन सब में पॉजिटिव मिलता है। 2n+1 π/2 के लिए साइन की फॉर थीटा इज इक्वल टू, इसके लिए साइन थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू, या तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2n+1 π/2 के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है +-1, समटाइम +1 भी होता है और -1 भी होता है। या फिर आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, नहीं उससे भी नहीं पता चलेगा, यहाँ पर अल्टरनेटिव चलेगा। 2n+1 इसलिए लिखते हैं, 2n का मतलब होता है इवन नंबर और +1 π/2, ठीक है। ये तो बात हो गई साइन थीटा की। कॉस थीटा की कर्व भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कॉस थीटा का कर्व ऐसा होता है, शॉर्टली मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ ऐसा। तो ये 0 से ये 90 बन गया, ये π/2, दिस इज़ योर पाई एंड दिस इज़ 3π/2, दिस इज़ 2π, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, हमको हाईएस्ट पिक मिलता है 0 पे, 0 पे 1 वैल्यू मिलती है। फिर 180 पे जब अपन आते हैं, पाई इज़ 180 पे हमको लोएस्ट वैल्यू मिलती है -1। तो अगेन इसका जो रेंज मिलता है कॉस थीटा का वो भी यही होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 के बीच में वैरी करता है। इसके अलावा कहीं पर भी इसका वैल्यू नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि -1 से भी छोटा एक और नंबर है, नहीं। लोएस्ट जो पॉइंट है -1 है, हाईएस्ट जो पॉइंट है वो 1 है। 1 से ज़्यादा भी इसका वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होता है, इन दोनों के बीच में ही वैरी करता रहता है, जिसमें भी इसका वैल्यू समटाइम -1 भी होता है और 1 भी होता है। तो अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 से 1 के बीच में वैरी कर रहा है। और जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं कि cos 0 पर हमको हाईएस्ट वैल्यू मिल रहा है 1, व्हेन योर थीटा इज इक्वल टू 0 है, व्हेन योर थीटा इज इक्वल टू पाई है तब -1 मिल रहा है। और जब cos जो है, एक और चीज़ थी जो मैंने आपको नहीं बताई, साइन आपका जो nπ/2 है, nπ/2 यानी कि 1π/2, तब तो हम वैल्यू ले रहे हैं 1 प्लस का 1, 1π/2, 3π/2
एंड जैसे 2n+1 लेते हैं वहाँ पर भी काम नहीं कर रहा, वहाँ पर एक डिफरेंट लॉजिक पर चलेंगे। अब इसकी बात करते हैं 0 cos पाई इज इक्वल टू -1। अब इसके बाद जाते हैं 2 पाई पर, अगेन वी गेट द हाईएस्ट पिक 1, क्योंकि उसके बाद तो यहाँ पर तो 0 मिल रहा है। 2 पाई पर भी हमको 1 मिला। फिर जैसे ही cos 3 पाई हम जाएंगे तो अगेन इसके बाद लोएस्ट पिक मिलेगा यहाँ पर, तो ये 3 पाई बनेगा, तो 3 पाई पर वैल्यू हमको -1 मिलेगा। तो जो ऑब्जर्वेशन हुई उससे पता चला कि पाई पर -1 मिला, फिर 3 पाई पर -1 मिला, और 0 2 पाई पर फिर नेक्स्ट जो आएगा cos 4 पाई दैट वुड बी +1। तो जो चीज़ हमने ऑब्जर्व करी, अपना जो थीटा है, जब जब हमने लिया 0 पाई 3 पाई, सॉरी 0 नहीं, सिर्फ पाई 3 पाई, फिर उसके बाद और कौन सा बनता है 3 के बाद में 5 पाई, इन सब पर cos थीटा इज इक्वल टू हमको मिला -1। और जब थीटा हमने लिया 0 2 4, अब नेक्स्ट क्या बनना चाहिए 6 ... तब cos थीटा इज इक्वल टू हमको मिला +1। तो इससे ये पता चला, अगर हम cos थीटा, ये जो थीटा हम ले रहे हैं पाई की मल्टीपल है, cos n पाई इसको लिखते हैं, तो cos n पाई का वैल्यू क्या रहेगा, जब हमारा ये जो n है वो ऑड रहेगा 0 2 4 6 8 इस तरीके से, तो हमारे पास cos थीटा का वैल्यू +1 रहेगा व्हेन n इज इक्वल टू इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। तो और cos n पाई यही चीज़ जो रहेगी दैट इज इक्वल टू -1 रहेगा जब आपका n जो रहेगा वो ऑड रहेगा, यानी कि 3 पाई 5 पाई 7 पाई। तो उस कंडीशन में आपका जो cos का वैल्यू आएगा वो cos थीटा का वैल्यू आएगा, cos n पाई जो रहेगा दैट इज़ उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। क्लियर है। और अदर देन इट π/2 3 π/2 किसी भी टाइप का π/2 है, cos n π/2 के लिए। अब यहाँ पर n जो है वो ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, दिस इज़ फॉर इवन, मतलब इवन नहीं होना चाहिए। 2n+1 π/2, इसलिए यहाँ पर ऑड नंबर के लिए 2n+1 लिखा था, क्योंकि 2n का मतलब होता है इवन और +1 का मतलब होता है ऑड नंबर। 2n+1 π/2 के लिए वैल्यू हमेशा 0 रहती है। जब भी हम कहते हैं 1 π/2 2 π/2, 2 π/2 नहीं, 2 तो इवन हो जाएगा तो वहाँ पर वो पाई बन जाएगा 1। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, cos 2n+1 π/2 इज इक्वल टू 0, किसी भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के एंगल के लिए cos की वैल्यू हमेशा आपको 0 ही मिलेगी। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे दैट इज़ आपका जो साइन का जो रहता है कि, या फिर कह सकते हैं चिन्ह परिपाटी जो आपकी रहती है वो क्या रहती है कि अलग अलग रेशियो के लिए, अलग अलग साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इन सब के लिए अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग, मतलब जैसे एक क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो दूसरा में नेगेटिव, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। तो वो क्या रहता है वो देखो, व्हेन, अब या थीटाज सारे लिख रही हूँ मैं। फर्स्टली मैंने लिया है 0 डिग्री, अभी यहाँ पर 90s और इनकी फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो। 90 डिग्री, दिस इज़ 180 डिग्री एंड दिस इज़ 270 डिग्री। एंड अब ऐसे यहाँ से राउंड लगा करके फिर से यहाँ आएंगे तो कितना एंगल बना, 360 डिग्री। दिस इज़ ऑब्लिक 0 या फिर 360 डिग्री। अब यहाँ पर क्या होता है, इस रेंज में जितने भी आपके एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं। ये अंडर 90 होते हैं, 90 से छोटे एंगल्स होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो इनको हम क्या लिखते हैं, 90 माइनस थीटा। 90 से छोटे हैं तो 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर ये जो एंगल है ये किससे छोटे हैं, 180 से छोटे हैं तो 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पर क्या है, ये 270 से छोटे हैं तो ये हो जाएंगे 270 माइनस थीटा। और ये क्या है, 360 से छोटे हैं तो इसको हम लिखेंगे 360 माइनस थीटा। क्लियर है। अब इसके बाद ये इन सब क्वाड्रेंट्स की नंबरिंग होती है। ये जो कहलाता है आपका 0 से 90 के बीच का फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में। दिस इज़ योर थर्ड क्वाड्रेंट
तृतीय चतुर्थांश जिसे कहते हैं क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। अब दिस इज़ योर फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चौथा चतुर्थांश। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से अरेंज रहते हैं। अब इसमें पता क्या चलेगा, तो अब इसमें ऐसा रहता है कि जो भी एंगल, जब भी आपके एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, जैसे एंगल इस तरीके से बन रहा है, योर एंगल इज़ लाइक 60 डिग्री, ठीक है। ये तो 60 नहीं है, मान लेते दिस इज़ 30 डिग्री, ठीक है। आपका एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, तो 30 कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है 30 डिग्री, क्योंकि 90 से छोटा एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल रेशियोज, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस टेन, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अब सेकंड की बारी आती है जिसमें 180 से छोटे और 90 से बड़े वालों की बात की जाती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहते हैं, कौन से पॉजिटिव रहते हैं उन चीज़ों को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो कौन सा पॉजिटिव रहता है इसके अंदर, इसमें पॉजिटिव रहता है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉजेक। साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉजेक, ठीक है, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है tan और इसका पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। इनके अलावा जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे नेगेटिव रहते हैं। फोर्थ जो बनता है, फोर्थ इज tan कॉट, लास्ट वाला जो फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कौन पॉजिटिव रहता है, इसमें रहता है कॉस, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है सेक, ये दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं, और इसमें सारे पॉजिटिव रहते हैं, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब देखो, या तो आप ऐसे लर्न करो या फिर इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है जिससे आपको ये इजीली लर्न रहेगा। अब उसमें सीक्वेंस में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है। फर्स्टली हम लेते हैं, इसको पढ़ते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसको लिखते हैं ऐसे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है इसको लर्न करने का। तो क्वाड्रेंट्स इस तरीके से चलता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब ऐसे क्वाड्रेंट नहीं बना देना है, या फिर आप ऐसे चला सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐसे भी बना सकते हो। तो इसमें ए का मतलब होता है ऑल, एस का मतलब होता है साइन, और उसका रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉजेक, और टी का मतलब होता है टेन, और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। लास्ट वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो ऐड का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, शुगर का मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल, और टू का टी लेंगे यानी कि 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा कॉफ़ी यानी कि कॉज और सेक। अब ये कॉफ़ी का मतलब कॉज समझेंगे, कॉजेक नहीं समझना है, क्योंकि कॉजेक तो साइन के साथ ही आएगा, कॉज और उसका उल्टा सेक। समझ में आया ये सिनेरियो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में नहीं लिखनी है, आपके समझने के लिए, जस्ट लर्न रहे आपको, ठीक है। इसका मतलब ऑल, इसका मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉजेक, और टी का मतलब 10 पॉजिटिव रहेगा और कॉट पॉजिटिव, सी का मतलब कॉज और उसका जो दूसरा है रेसिप्रोकल वो पॉजिटिव रहेगा। तो अब अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, माइनस वाले एंगल्स कि 90 से छोटा एंगल है, 360 से छोटा एंगल है, क्वाड्रेंट्स आपको गिवन है, तो जैसे आपको कहा जाए साइन ऑफ लाइक 30 डिग्री है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अगर है आपके पास साइन ऑफ, जैसे वन मोर थिंग, जैसे आपके पास आया 180 माइनस 30 डिग्री लिखा है,
ये ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है, पहले क्वाड्रेंट चेक करो, सर क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी साइन 30 डिग्री, वो भी इस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगी, विच इज़ योर 1/2। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए आप कोशिश करें कि जो एग्जाम्पल्स है उनको आप सॉल्व कर पाए। थैंक यू।